भरा खेत है, बीच में बांस का शेल्टर है, उसके ऊपर सब्जियों की बेल लगी हुई है और सब उसके नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। अरे आज तो ये लहसुन और मिर्च की चटनी अलग ही स्वाद दे रही है। कुछ डाला था क्या बेटा इसमें? हाँ बाबा, रोज की तरह चटनी पीसते हुए मैंने आज इसमें थोड़ी प्याज भी डाल दी थी, तभी तो आज ये इतना अलग स्वाद दे रही है। वैसे मुझे तो ये घी का रायता सबसे बढ़िया, पेट के लिए भी कितना ठंडा है। माँ, आपको पता है वो मेरा दोस्त है ना नमन, उसके घर पर कल एसी आया है। हमारे घर पर एसी कब आएगा? अरे बेटा, अभी इतनी गर्मी शुरू नहीं हुई है जो हम एसी लाए। और भला हम गांव वालों को एसी की क्या जरूरत है? ऊपर से तेरी बहन ने भी बढ़िया जुगाड़ कर रखा है। पता नहीं कैसे इसके दिमाग में तरकीब आई कि बांस से खेतों में ये छप्पर बना दिया और ऊपर से इस पर सब्जियों की बेलें डाल दी। इसके नीचे बैठकर कितनी ठंडक मिलती है। हाय भाई, मैं तो जून जुलाई के मौसम में भी आराम से इसके नीचे सो जाता हूँ। संगीता ने अपने पिता मनोज के खेतों में बांस का एक शेल्टर बना रखा था, जिसके ऊपर से ढेर सारी सब्जियों की बेलें जाती थी। चारों तरफ से बेलों से ढके होने के कारण इसके अंदर काफी ठंडक रहती थी और गर्मियों के मौसम में भी पूरा परिवार आराम से उसमें समय बिताता था। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में तारा बहू, आज भी दोपहर में तुमने खाना बाहर से मंगवा लिया। मम्मी जी, मेरा दोपहर में कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। अब तो गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, इसीलिए और मन नहीं करता। अभी तो ठीक से गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और तुझे अभी से आलस चढ़ गया। जब जून का महीना आएगा तब तू क्या करेगी? एक बात तो है, मुझे तो लगता है इस बार तगड़ी गर्मी पड़ने वाली है। कॉलेज से बस स्टैंड जाते जाते मैं तो पसीने से भीग जाती हूँ। वो तो देखते हैं बेटा, दिन की तो सर्दी खत्म हो गई, रात की हल्की हल्की रह गई है। मैं चाहती हूँ ऐसा ही मौसम रहे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। इसी तरह शाम हो जाती है, रात का वक्त होता है, सब खाना खा रहे होते हैं, तभी सुधीर 2 दिन बाद मुझे अपनी गांव वाली जमीन का सौदा करने के लिए जाना है। ये राजेश तो वर्क ट्रिप पर जा रहा है। अगर तू फ्री है तो तू मेरे साथ चलना। 2-3 दिन का काम है। ठीक है पापा, वैसे भी मैंने कई महीनों से ऑफिस की छुट्टी नहीं ली है। 2-3 दिन की छुट्टी तो आराम से मिल ही जाएगी। 2 दिन गुजरते हैं और आज सुधीर और उमेश शहर से ट्रेन पकड़कर सीधा गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो महेश नाम के आदमी से मिलते हैं। जहां महेश अब उन्हें सीधा मनोज के खेत में ले जाते हैं और अब सुधीर और उमेश खेत में बना हुआ बांस का और बेलों का ढका शेल्टर देखकर सुधीर और उमेश दोनों हैरान होते हैं। अरे भाई, ऐसी चीज तो मैं खेतों में पहली बार देख रहा हूँ और इसके अंदर कितनी ठंडक भी है। मनोज, ये सुधीर भाई साहब अपने गांव की जमीन का सौदा करने के लिए आए हैं और ये मनोज भाई साहब, ये सारे खेत इन्हीं के हैं। अरे ये तो मेरी बेटी का दिमाग था, उसी ने ये सब किया है। वरना पहले हम कहाँ खेतों में बैठकर खाना खा पाते थे और अब देखिए आराम से सो भी जाते हैं। मनोज अपनी बेटी की तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी संगीता खेतों में आती है। संगीता भले ही सादगी से रहती थी, लेकिन उसकी सादगी में भी उसकी खूबसूरती अलग ही झलकती थी, जिसे देखकर उमेश भी कुछ देर के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। अरे काका, अगर मुझे पता होता कि आप आए हैं तो मैं आपकी मनपसंद मीठी मीठी लस्सी बनाकर लाती। बेटा, वो तो मैं कभी भी पी लूंगा। इनसे मिलो, ये सुधीर भाई साहब हैं और ये उनका बेटा उमेश। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो उमेश को थोड़ा गाँव घुमा दो। चैरी साहब है, पहली बार आए हैं गाँव, इन्हें भी तो पता चले कि हमारा गाँव कितना सुंदर है। संगीता अपने भाई मोनू को साथ में ले लेती है और उमेश को सारा गांव घुमाने लगती है और वो गांव घूमने के बाद संगीता उमेश को अपने घर लेकर आती है। संगीता की खिड़कियों पर चढ़ी बेलें और आंगन में तरह तरह की उगी सब्जियों को देखकर उमेश, अरे ये सब आपने किया है? लगता है आपको फार्मिंग, मेरा मतलब है खेती वगैरह करने का काफी शौक है। मैं गाँव से जरूर हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ। फार्मिंग का मतलब पता है मुझे। संगीता की बात पर उमेश हंसने लगता है। फिर दोनों में काफी बातचीत होने लगती है और अब रात में जब महेश और सुधीर खाना खाकर घर के बाहर टहल रहे होते हैं, तभी महेश सुधीर से, भाई अब तो उमेश काफी बड़ा हो गया है, तो क्या सोचा है उसकी शादी के बारे में? मुझे तो उमेश के लिए अपनी संगीता बिल्कुल सही लगती है। पढ़ी लिखी भी है, घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल लेती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे सच कहूँ तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। एक बार संगीता के घर वालों से बात करो, मुझे तो वो लड़की पहली नजर में ही भाग गई थी। अगले दिन महेश सुधीर की तरफ से संगीता की शादी का प्रस्ताव उसके माता पिता के सामने रखता है और उन लोगों को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में उमेश की भाभी तारा इन सभी बातों से अनजान अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड आलिया से उमेश की बातें करती है। आलिया, तू कब उमेश को अपने दिल की बात बताएगी? ना खुद बताती है ना मुझे बताने देती है। घर में आजकल उसकी शादी की बातें चलने लगी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और का पति बन जाए और तू बस देखती रह जाए।
अरे यार ऐसा मत बोल, शादी तो मैं उसी से ही करूंगी। एक काम कर, जब वो गांव से आ जाएगा ना तब तू उसे मेरे बारे में बता देना और डायरेक्ट रिश्ता ही भिजवाना मेरे घर। ओहो, लगता है मैडम जी शादी के लिए कुछ ज्यादा ही तावली हो रही। टेंशन मत कर, अब तेरा ये बेस्ट फ्रेंड से मेरी देवरानी बनने का सफर तो मैं ही तय करूंगी। इससे पहले तारा आलिया के बारे में घर में किसी से कुछ कहती, तभी सुधीर और उमेश गांव से शहर आ जाते हैं और सुधीर बाकी घर वालों को संगीता के बारे में बता देता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की गांव से है, शहर की घर गृहस्थी कैसे समझेगी और आसपास के लोग भी बातें बनाएंगे। पापा जी, गांव की लड़कियां तो एकदम गंवार होती हैं, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती। उस गोपी बहू सीरियल की तरह कहीं उसने भी देवर जी का लैपटॉप या फोन धो दिया तो? बहू, हकीकत में कोई इतना गवार नहीं होता। ये टीवी सीरियल देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और घर परिवार भी उनका अच्छा है। इतना कहकर सुधीर जब संगीता की फोटो सभी को दिखाता है तो नैना, कुछ भी बोलो भैया, आपने भाभी तो काफी अच्छी पसंद की है। देखो माँ कितनी सुंदर है ना। काफी समझदार भी है। अरे जब शादी मुझे करनी है तो बाहर वालों से क्या मतलब, हमें उसके साथ रहना है ना, कि ना कि उन लोगों को। घर वाले संगीता और उमेश के रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो वहीं तारा मन ही मन काफी ज्यादा दुखी होती है और जब ये सारी बात आलिया को पता चलती है तो वो तारा पर काफी गुस्सा करने लगती है। आलिया, मैं क्या करती, मैं कैसे किसी को तेरे बारे में बताती? सभी लोगों ने तो उस गांव की गवार को ही अपनी बहू मान लिया। मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, बहन से ज्यादा तुझे मैंने चाहा। तू जानती थी कि मैं उमेश को कितना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी तूने कुछ नहीं किया। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आलिया तारा से हमेशा के लिए अपनी दोस्ती खत्म कर देती है, जिससे तारा के मन में अब संगीता के लिए नफरत पैदा होने लगी है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और जल्द ही मार्च के अंत तक सादगी भरे तरीके से शादी हो जाती है। एक बात बताओ मीला बहन, शहर की लड़कियां कम पड़ गई थी क्या? जो तुम अपने छोटे बेटे के लिए गांव की गोरी उठा लाई, वैसे दहेज में क्या लेकर आई तुम्हारी बहू? कहीं का एड्रेस तो नहीं ले आई? अरे गांव में तो लोग घोड़ा भी पालते हैं, क्या पता वो लेकर आ गई हो। मम्मी जी, आंटी जी की बात पर ध्यान दे, वैसे इनकी बात भी गलत नहीं है। अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करा लूं। किस मौके पर क्या बात की जाती है इतनी समझ नहीं है तुम्हें। उर्मिला की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, जिसके बाद अब उर्मिला अपनी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश कराती है। इसी के साथ छोटी मोटी शादी की रस्में होती हैं और अब 2 से 3 दिन बाद संगीता की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, इंडक्शन तो आपको चलाना आता नहीं होगा तो आप गैस पर खाना बना लीजिए। वैसे गैस का इस्तेमाल तो आपको आता ही होगा ना, क्योंकि मैंने सुना है कि गांव में सब चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। हाँ नैना, ये बात तो सच है, लेकिन अब गांव में भी कई लोगों के घरों में गैस है। और रही बात इंडक्शन की तो हाँ, वो मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन अगर तुम सिखाओगी तो मैं वो भी सीख जाऊंगी। तुम सिखाओगी तो मैं भी सीख जाऊंगी। आई पड़ी, पता नहीं मेरे देवर को क्या पसंद आया इस गांव की लड़की में। कहीं इसने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, पता लगाना पड़ेगा। तुम्हें जो भी अच्छा बनाना आता है ना, तुम अपने मन से बना लो और कोई भी जरूरत पड़े तो अपनी जेठानी को आवाज दे देना। वैसे तो माँ जी सब बना लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं भाभी को बुला लूंगी। संगीता की बात सुनकर तारा का मुंह और बन जाता है और अब संगीता सबके किचन से जाने के बाद अपनी शहरी ससुराल की रसोई में सबके लिए छोले पनीर, मलाई कोफ्ता, दही का रायता, चावल, कढ़ी और मीठे में फालूदा बनाती है। और अब जब सब संगीता की पहली रसोई का खाना खाते हैं तो मानना पड़ेगा। अरे मैं तो उसी दिन समझ गया था जब मैंने तुम्हारे हाथ का खाना गाँव में खाया था। गाँव के खाने का स्वाद ही अलग होता है। मुझे नहीं पता था कि तुम फालूदा भी बना लेती हो। मजा आ गया ठंडा फालूदा खाकर। उमेश, तेरी तो मौज है। देवरानी की पहली रसोई की रस्म में उसकी इतनी तारीफ सुनकर तारा का मुंह बनने में देर नहीं लगती। इसी तरह अब 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। तारा घर की शॉपिंग के लिए बाहर जा रही होती है, तभी शारदा, सामान खरीदने जा रही हो ना, एक काम करो अपने साथ संगीता को भी ले जाओ, इसी बहाने ये थोड़ा बहुत आसपास घूम लेगी। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मुझे शॉपिंग वगैरह अकेले ही करना पसंद है। मैं किसी के साथ ठीक से सामान नहीं ले पाती। और नैना भी तो है घर में, आप उससे बोल दीजिए वो ले जाएगी इससे बाहर। नैना अपनी सहेली के घर चली गई और तू घर का ही तो सामान लेने जा रही है, इसे भी ले जा, दोनों मिलकर सामान ले लेना। न चाहते हुए भी तारा को अपनी गाँव वाली देवरानी के साथ शॉपिंग के लिए मॉल जाना पड़ता है। भाभी, ये मॉल तो काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हैं। मुझे लगा सिर्फ राशन का ही सामान होगा। देखा हो गई ना उतावली, आज से पहले गई थोड़ी ना होगी ऐसी जगह पर। अरे उनके गांव की तरह थोड़ी ना है हमारा शहर, क्यों ना ऐसे थोड़ा नीचा दिखाया जाए। वैसे संगीता, तुम तो ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं आई होगी ना, सब कुछ तुम्हारे लिए नया है। तो प्लीज यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, कहीं तुमने किसी चीज को खराब कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
जब तक इन सामानों को हाथ नहीं लगाएंगे तो इन्हें लेंगे कैसे। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आई। मेरी दूर की मौसी है, वो भी शहर में रहती है। मैं जब भी उनके घर आई थी तो उनके साथ मॉल जाया करती थी। वो इससे थोड़ा छोटा था लेकिन वो भी बढ़िया था। वहाँ पर भी काफी सारा सामान मिलता था। इसे देखकर तो लगता ही नहीं है कि गाँव की है। कैसे इसे सब कुछ पता रहता है। जहाँ तारा संगीता को नीचे दिखाने की सोच रही थी, वहीं संगीता की बात सुनकर तारा का मुंह बन जाता है। अब वो लोग घर का सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज गली में सब्जी वाला आया होता है। आसपास की सभी औरतें सब्जी लेने के लिए नीचे आ जाती हैं। ये भिंडी किस भाव दी है और पालक? पालक 40 रुपए किलो और भिंडी 60 रुपए किलो। आप तो बिल्कुल लूट ही रहे। दिन पर दिन गर्मी के साथ साथ सब्जी की महंगाई भी बढ़ती जा रही है। सभी अब महंगी सब्जियां ही लेने लगते हैं कि तभी संगीता अपनी जेठानी के साथ बाहर सब्जी लेने आती है। और जब वो उन सब्जियों को देखती है तो एक तो आप बासी सब्जी बेच रहे हो, वो भी इतनी महंगी। खेतों से तो आप आधे दामों में सब्जियां लेकर आते हो। ये सब बासी सब्जियां हैं, लेकिन दिखने में तो ताजी लग रही है। ये सब काफी पुरानी सब्जियां हैं। गांव में हमारा सब्जी का ही काम है, इसीलिए मुझे इनकी अच्छे से परख है। क्यों भैया, क्यों चूना लगा रहे हो लोगों को? मैं कोई चूना नहीं लगा रहा हूँ। सालों से यहाँ सबको सब्जियाँ बेच रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी इनकी बातों पर यकीन है तो बता दीजिए, कल से नहीं आऊंगा सब्जियाँ लेकर। अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए। मेरी देवरानी तो मजाक कर रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मार्च का महीना खत्म हो चुका है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। इस सब्जी वाले की वजह से हमें सब्जी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। और तुम हो की, लेकिन भाभी ये सच में बासी सब्जियां हैं। चुप करो तुम और अंदर चलो। तारा संगीता को डांट कर अंदर भेज देती है। संगीता अपनी जेठानी की इज्जत करते हुए उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है और आज संगीता जब कपड़े सुखाने छत पर आती है तो अपने ससुराल की बड़ी सी छत को देखकर, ससुराल की छत तो कितनी ज्यादा बड़ी है। शादी को इतना टाइम हो गया है और आज आ रही हूँ छत पर। इतनी बड़ी छत पर तो मैं तरह तरह की सब्जियां उगा सकती हूँ। संगीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उर्मिला छत पर आती है। संगीता बहू, अभी तक तूने कपड़े नहीं सुखाए और ये धूप में खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी नीचे आ। माँ जी, आपकी छत तो कितनी ज्यादा बड़ी है। क्यों ना मैं यहाँ पर सब्जियों की खेती कर लूँ? घर पर ही ताजी सब्जियाँ उग जाएंगी। ये सब गाँव वगैरह में अच्छा लगता है, शहर में नहीं। सोसाइटी में रहते हैं हम। आसपास के लोग देखेंगे तो मजाक बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। उर्मिला कुछ और कहती कि तभी वहाँ तारा आ जाती है और सारी बातें सुनकर, आप एक गाँव की बहू से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हैं? गाय भैंस पालन नहीं हुआ ना, इसीलिए अब यहाँ खेती करना चाहती है। अपनी जेठानी की ऐसी बातें संगीता को काफी बुरी लगती हैं। रात के खाने में जब सुधीर तोरई की सब्जी देखता है तो, अरे बहू, परसों तुमने इतनी सारी सब्जी ली थी और आज तुमने ये तोरई की सब्जी बनाई है। जी वो सारी सब्जियां खराब हो गई और आज सब्जी भी काफी महंगी थी तो बस तोरई लेनी थी। खराब तो होंगी ही ना, बासी सब्जियां जो थी। पापा जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं छत पर थोड़ी बहुत खेती कर लूं। इससे हम कुछ सब्जियां तो घर में ही उगा लेंगे। मैंने समझाया था ना तुझे, आसपास के लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। छत हमारी है, हम कुछ भी करें, लोगों से हमें क्या मतलब है? और इसी बहाने हमें घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां तो मिल जाएंगी। बहू, तुम कर लेना छत पर खेती। और जो भी सामान चाहिए होगा वो तुम भाभी के साथ जाकर ले आना, उन्हें उसकी दुकान पता है। सभी की बात सुनकर तारा का बहुत बुरी तरह से मुंह बन जाता है। अब तारा अगले दिन संगीता को न चाहते हुए भी फार्मिंग की शॉपिंग के लिए दुकान पर ले जाती है। भाभी, ये सारे बीज, खाद और ये बाकी का सामान खेती करने में काम आएगा। ये कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चाट रही है, अभी बताती हूँ इसे। तारा जानबूझकर संगीता को मार्केट में ही छोड़कर गायब हो जाती है और जब संगीता काफी देर तक तारा को नहीं मिलती, हे भगवान, ये तारा भाभी कहाँ चली गई? तारा के न मिलने पर संगीता काफी मुश्किल से ऑटो लेकर घर आती है। संगीता बहू, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। संगीता, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने भी तुम्हें बाजार में काफी ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। तारा की चाल से संगीता पहचान जाती है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अगले दिन संगीता अच्छे से छत की धुलाई करती है। अब घर में रखी वेस्ट प्लास्टिक की बोतलें, स्टोर रूम में रखा पुराना टायर और कुछ पेंट के डिब्बे और ब्रश लेकर छत पर आ जाती है। अब वो उन प्लास्टिक की बोतलों को बीच में से काट कर उन्हें पेंट करने लगती है। छत पर आकर तारा ये सब देखती है। संगीता, तुमने कबाड़ का काम भी शुरू कर लिया क्या? कबाड़ का काम शुरू नहीं किया, आप बस देखती जाइए। संगीता उन प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनरों को भी छत की दीवार पर अच्छे से फिट कर देती है। अब अगले दिन उन सभी डिब्बों और टायर के अंदर खाद मिट्टी डालकर उसमें बीज डालती है और आखिर में पानी डालने लगती है, जिसे देखकर पड़ोस की छत पर खड़ी कमलावती, ये तो क्या कर रही है? काफी देर से देख रही हूँ।
वो मैं छत पर सब्जियां उगा रही थी। मैंने टमाटर, मिर्ची, धनिया, लौकी, तुरई, बैंगन और भी कई सारी सब्जियों के बीज डाले हैं। अब गमला 200 रुपए का एक था तो मैंने प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल कर लिया। और देखिए ये टायर, इसमें मैंने धनिया और पुदीने के बीज डाले हैं। छत की सजावट भी बढ़ेगी और सब्जियां भी मिल जाएंगी। अरे उर्मिला की बहू तो सच में पूरी गंवार निकली। अब क्या हमारी सोसाइटी को भी अपने गांव का खेत बना कर मानेगी? आस पड़ोस की औरतें संगीता को देख देख कर तरह तरह की बातें करती हैं, लेकिन संगीता किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। और संगीता, तुम्हारी खेती का काम कैसे चल रहा है? हाँ भाभी, सब्जियां कब उगेंगी? मुझे घर की उगी हुई सब्जियां खानी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 15 से 20 दिन हो जाते हैं और इन दिनों में अब धीरे धीरे संगीता के बोए हुए बीजों के अंदर से कलियां निकलनी शुरू होती हैं। पर्याप्त पानी और धूप की वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया है। बस कुछ और हफ्तों में ढेर सारी सब्जियां होंगी मेरी छत पर। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और बीतते दिनों के साथ साथ अब गर्मी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अरे भाभी, आप कैसे झाड़ू लगा रही हैं? मशीन का इस्तेमाल करके? इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इतनी गर्मी में अब झुककर झाड़ू लगाऊंगी तो पसीना तो आएगा ही ना, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन मेरे ख्याल से इंसान को कुछ काम अपने हाथ पैरों को इस्तेमाल करके ही करने चाहिए। इससे शरीर में फुर्ती आती है और पसीना निकलना तो अच्छी बात होती है। तुम्हारी जेठानी है ही बेवकूफ। मेरे पूरे 20,000 रुपए उड़ा दिए इसने इस वैक्यूम क्लीनर को लेने के चक्कर में। राजीव की बात सुनकर तारा का मुंह और ज्यादा बन जाता है। वहीं आज बढ़ती गर्मी की वजह से किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। अरे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। मैं तो बस ये खीरा खा लूंगा। मैं भी सिर्फ नींबू पानी पी लूंगी। ले जाओ इस खाने को। अरे माँ जी, गर्मी हो या सर्दी, इंसान को खाना रोज खाना चाहिए। मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चीज बनाकर लाती हूँ जिसे खाकर आप एक्स्ट्रा ही खाना बनाएंगे। संगीता अब जल्दी से छत पर जाती है और उन टायर के अंदर उगे हुए पुदीने को तोड़कर सीधा नीचे ले आती है। किचन में जल्दी से पुदीने की चटनी बनाकर उसमें ठंडा ठंडा दही मिला देती है, जिसके साथ सब रोटियां खाते हैं। भाई, हम तो गर्मियों में कभी चटनी को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन तुम्हारी वजह से आज ये चटनी खाने में बड़ा मजा आ रहा है। पुदीना धनिया काफी जल्दी ही हो जाते हैं, तो मैंने उसी से ये चटनी बना ली और दही की वजह से ये और ठंडी लग रही है। भाभी, मानना पड़ेगा आपको। सब संगीता की काफी तारीफें करते हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और अब संगीता की सब्जियों की बेलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर संगीता सोचती है, ये बेलें तो ऐसे ही नीचे पड़ी रहेंगी। इससे अच्छा मैं काम करती हूँ जो मैंने अपने खेत में किया था। संगीता अपने पति से कहकर अब छत पर लकड़ियों का एक शेल्टर बनवा लेती है, जिस पर वो उन सब्जियों की बेलों को डाल देती है। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे बेलें बड़ी होती हैं, वो शेल्टर को तीनों तरफ से अच्छे से घेर लेती है। अरे तुमने बढ़िया किया, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है मुझे। अब कुछ दिन और गुजरते हैं और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत मुश्किल था। छत के नीचे ही किचन है। पूरी किचन किसी भट्टी की तरह दहका रहता है। लगता है अब किचन में भी एक एसी लगाना ही पड़ेगा, वरना इतनी गर्मी में खाना बनाना तो नामुमकिन है। भाभी, ये किचन है या कोई आग का गोला? कितनी गर्मी है यहाँ, मैं तो यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकती। रसोई की तपिश देखकर संगीता को एक तरकीब सूझती है। वो अगले दिन कुछ ईंटें और मिट्टी और बालू मंगवाकर छत पर अपने बनाए हुए शेल्टर के नीचे मिट्टी का चूल्हा बनाती है। शाम तक जैसे ही वो सूखता है, वो किचन से कुछ बर्तन और सामान लेकर छत पर जाने लगते हैं, जिसे देखकर उर्मिला पूछती है, अरे बहू, ये खाना बनाने का सामान लेकर कहाँ जा रही है ऊपर? माँ जी, खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए? लगता है तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से खराब हो चुकी है। माँ जी, इसकी बात सुनी आपने? संगीता किसी को कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुराकर सीधा छत पर चली जाती है। अब वो आराम से उस शेल्टर के नीचे ठंडक भरी जगह में बैठकर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। जब थोड़ी देर बाद पूरा परिवार संगीता के कहने पर ऊपर आता है, तो वो दृश्य देखकर, अरे ये सब क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ छत पर सब्जियां उगा रही हो, लेकिन यहाँ तो तुमने पूरी रसोई बना ली। और इस शेल्टर के नीचे तो कितनी ठंडक है। मैंने इस गर्मी के मौसम में छत पर ही ठंडी रसोई बना ली है। अब से आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। संगीता की बात सुनकर सभी शेल्टर के नीचे बैठ जाते हैं। संगीता जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है और सभी को पुदीने का रायता, दही, चूरमा और अपनी छत पर उगी हुई सब्जियों से बनी मिक्स वेज परोसती है। कसम से मजा आ गया। नीचे से ज्यादा ठंडक तो इस वक्त छत पर हो रही है। तेरा ये शेल्टर बिल्कुल वेंटिलेशन का काम कर रहा है। कितनी ठंडक है यहाँ। भाभी, आपकी इस ठंडी रसोई में खाकर मजा आ गया। गर्मी में तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। तारा भाभी, आप भाभी की तारीफ नहीं करोगी? बहुत बढ़िया खाना बना और यहाँ बैठकर खाने में भी काफी मजा आ रहा है।
क्या मुसीबत है, दिन ब दिन सब इसी की तारीफ करते रहते हैं। इसकी वजह से मेरी और मेरी फ्रेंड की इतने सालों की दोस्ती खत्म हो गई। आज तो मैं आ गई खाने के लिए, लेकिन फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी। संगीता के इतना सब कुछ करने के बावजूद तारा का मन उसके लिए नहीं बदलता। आज शाम के खाने में संगीता सबके लिए अपनी ठंडी रसोई में पंत भात, सब्जी का भरता और छाछ बनाती है। ये लीजिए, इस खाने से शरीर में ठंडक रहेगी और पेट भी बिल्कुल भरा भरा रहेगा। कुछ भी बोलो, आपकी इस ठंडी रसोई में मजा तो आता है। शाम ही नहीं, मैं तो दिन में भी आ जाऊं तो भी यहाँ एक अलग ही ठंडक होती है। संगीता अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर अपनी ठंडी रसोई में खाना खा रही होती है कि तभी पड़ोस की छत पर खड़ी औरतें ये देखकर, शाम के वक्त भी हम लोग अपनी छत पर खड़े नहीं हो पा रहे, ये लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज रात का खाना तारा बना रही होती है, लेकिन रात में भी तारा की रसोई काफी गर्म होती है। दिन तो रात में भी इस रसोई में थोड़ी बहुत भी ठंडक नहीं है, और एक मेरी देवरानी है जो उस ठंडी रसोई में दोपहर हो या सुबह आराम से खाना बना लेती है। गर्मी से वो इतनी परेशान हो जाती है कि अब वो राजीव से एसी के लिए बोलती है। किचन में एक छोटा सा एसी लगवा दीजिए, इतनी गर्मी में मैं खड़े होकर खाना नहीं बना सकती। अरे यार, किचन में ऐसी कौन लगवाता है? और रही खाना बनाने की बात, तो तुम संगीता के साथ जाकर छत पर ही बना लिया करो ना। वैसे भी उसकी ठंडी रसोई में खाना खाने के साथ साथ बनाने में भी अच्छा लगता है। मुझे उस गंवार से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। पता है आसपास के लोगों से देखकर क्या क्या बातें बनाते। आप मेरे लिए बस एसी लेकर आ जाओ। तारा के बार बार कहने पर राजीव एसी ले आता है, जिसकी ठंडी हवा में खड़े होकर तारा आराम से खाना बनाती है। अब आए खाना बनाने में असली मजा। मेरी उस गंवार देवरानी की रसोई कितनी भी ठंडक भरी क्यों ना हो, लेकिन मेरी इस ठंडी रसोई के सामने उसकी वो रसोई कुछ भी नहीं। अब एक दो दिन गुजरते हैं। आज संगीता अपनी ठंडी रसोई में सबके लिए बेल का शरबत, सत्तू और नींबू का शरबत बनाती है। मैंने जो नींबू उगाए थे, देखिए कितने बड़े बड़े हैं। एक नींबू से 3 ग्लास शरबत बन गया। और पापा जी, आपके लिए मैंने खास तौर पर बेल का शरबत बनाया है, जो शरीर के लिए काफी अच्छा होता है। ऐसे भाभी नहीं आई, जब से रसोई में एसी लगवाया है ना, तब से वो पूरा दिन कुछ न कुछ बनाकर वहीं खाती रहती है। छोड़ उसे। अपनी गांव वाली बहू की ठंडी रसोई में बैठकर ठंडा शरबत पीकर सभी काफी खुश होते हैं। वहीं आज नैना अपनी भाभी की ठंडी रसोई दिखाने के लिए अपनी कुछ सहेलियों को लेकर आती है। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही है, लेकिन तेरी भाभी ने सच में इस कड़कड़ाती धूप में भी छत पर ठंडी रसोई बसा रखी है। इसमें कितनी ठंडक है। इन्हें तो खाना बनाते हुए भी गर्मी नहीं लग रही। कितनी सारी सब्जियां हैं भाभी, थोड़ी सी सब्जियां मुझे भी दे दीजिए ना। थोड़ी सी क्यों, तुम बहुत सारी लेकर जाना और तुम ही लेकर जाना। अपनी ठंडी रसोई संभालने के साथ साथ संगीता छत पर उगी सब्जियों को भी अच्छे से ध्यान रखती थी। ऐसे ही अब एक महीना गुजर जाता है और आज घर का बिजली का बिल आता है। जब सुधीर उसे देखता है तो, ए भगवान, हर महीने के हिसाब से इस महीने का बिल तो कुछ ज्यादा ही आ गया है। तुम लोग क्या कुछ एक्स्ट्रा चला रहे हो? लोग नहीं, आपकी बड़ी बहू एक्स्ट्रा चला रही है। महारानी ने किचन में एसी लगवाया है। पूरा दिन एसी चलता है तो बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही ना। पहले ही घर के 2-3 एसी के बिल से परेशान थे और अब तूने एक और बढ़ा दिया। मम्मी जी, मैं क्या करती, गर्मी भी तो इतनी ज्यादा हो रही है ना। बहू, 8,000 तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये 12,000-15,000 का बिल हम नहीं दे सकते। अगर एसी चलाना है तो लिमिट में चलाओ, वरना बंद करके खाना बनाओ। अपने ससुर की बात सुनकर तारा लिमिट में एसी चलाने शुरू तो कर देती है, लेकिन गर्मियों की वजह से अक्सर पावर कट जाया करती थी। हे भगवान, अब तो मुझे पहले से भी ज्यादा गर्मी लगने लगी है। क्या करूं, पूरा पसीना पसीना हो गई मैं तो। गर्मी से परेशान होकर अब उसे न चाहते हुए भी छत पर अपनी देवरानी की ठंडी रसोई में जाना पड़ता है। ठंडक तो है, वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन दिमाग इसका काफी तेज है। तारा वहीं बैठी होती है कि तभी लाइट आ जाती है। अब राजीव छत पर कूलर ले जाता है, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर सब दोपहर में भी आराम से खाना खा रहे थे। अरे भाई, शाम के वक्त तो काफी ठंडी हवा चलती है, इसलिए कूलर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिन में थोड़ी गर्मी लगती है, इसलिए मैं कूलर ले आया। अरे संगीता, तुमने सब्जी में क्या डाला है? आज स्वाद काफी अलग लग रहा है, वरना ये सब्जी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। छौंक तो मैंने सिंपल ही लगाया है, पर ताजी सब्जियों की वजह से इसमें अलग ही स्वाद आ रहा है। पूरे मोहल्ले में ये इकलौता परिवार था जो गर्मी में भी छत पर बैठकर अपनी बहू की ठंडी रसोई में आराम से खाना खाता था। वहीं पड़ोस के घरों में तो बहुओं ने रात में भी खाना बनाने से मना कर दिया था। मुझे तो भूख नहीं लगी। अगर आपको लग रही है तो बाहर से ऑर्डर कर लीजिए या घर पर कोई मेड रख लीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा। संगीता जो पड़ोसन है, पहले तो उसने छत पर सब्जियां उगाई और अब अपनी उस ठंडी रसोई में अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह की चीजें बनाकर खिलाती है। वो भी सिर्फ रात में नहीं, सुबह और शाम भी। और एक तू है।
हाँ भी वैसी ही एक ठंडी रसोई बनवा दीजिए ना। आपका क्या है, आपको तो खाना बना बनाया मिल जाता है, गर्मी में पसीना तो मुझे बहाना पड़ता है। कनिका की बात को सुनकर साधना को काफी गुस्सा आता है और अब दोनों सास बहू में बहस होने लगती है। वहीं आज पूरे 3 महीने के बाद आलिया अचानक तारा से मिलने आती है। तू यहाँ ऐसे अचानक? मुझे माफ कर, मैं जानती हूँ तू मुझसे गुस्सा है। पता है मैंने तुझे कितने कॉल्स और मैसेज किए, लेकिन तूने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं तुझसे गुस्सा थी। पर अब मेरी नाराजगी खत्म हो गई। 2 महीने बाद मेरी शादी है, ये मेरी शादी का कार्ड और तुझे जरूर आना है। क्या कहा? तेरी शादी है? लेकिन तू तो उमेश को पसंद करती थी ना। इतनी जल्दी तेरा दूसरा बॉयफ्रेंड भी बन गया और अब तुझसे शादी होने वाली है। अरे बाबा, मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, जिससे मेरी शादी हो रही है वो बहुत अच्छा इंसान है। कहते हैं ना कि भगवान कुछ बेहतर देने के लिए ही आपसे कुछ छीनता है, तो शायद इसीलिए उन्होंने मेरी और उमेश की शादी नहीं करवाई, वरना मैं अपने आइडल मैच से कैसे मिलती। तारा को कार्ड देकर आलिया चली जाती है। अपनी सहेली की नाराजगी खत्म होते और उसे खुश देख अब कहीं न कहीं तारा भी संगीता को माफ कर देती है। आज शाम जब संगीता रसोई में खाना बना रही होती है तभी तारा उसके पास आती है। क्या बना रही हो संगीता? काफी अच्छी खुशबू आ रही है नीचे तक। मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। क्या बात है भाभी, आज आप मेरे खाने बनाने में मदद कर रही हैं, वो भी मेरी ठंडी रसोई में। लेकिन आपको तो यहाँ आना पसंद नहीं था ना? ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं था, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। छोड़ो ना पुरानी बातें, चलो मिलकर खाना बनाते हैं। संगीता को काफी अच्छा लगता है कि उसकी जेठानी उसके साथ खाना बनाने में मदद कर रही है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। संगीता बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सब्जी वाले ने तो सच में लूट मचा रखी थी और तुमने मुझे इतनी सारी सब्जियां फ्री में दे दी। अरे ममता, तुम यहाँ और ये इतनी सारी सब्जियां कहाँ से आई? तुम्हारी बहू ने दी है। कल उस सब्जी वाले से जो सब्जी ली थी ना, वो सारी की सारी बासी निकली और सुबह तक खराब भी हो गई। अच्छा, पहले तो तुम मेरी बहू का काफी मजाक उड़ाती थी और अब मेरी बहू से सब्जियां ले रही हो। चलो अच्छा है, अच्छा है। अब आसपास की औरतें सीधा संगीता के पास से ही सब्जियां लेना शुरू कर देती है, जिन्हें मंडी के भाव से कम पर बेचकर भी संगीता अच्छा खासे पैसे कमा रही थी। 1-2 हफ्ते और गुजरते हैं। सभी लोग ठंडी रसोई में बैठकर शाम की चाय पी रहे होते हैं कि तभी नैना बोलती है। भाभी देख लीजिए, आपकी इस गर्मी वाली छत ठंडी रसोई पर कितने सारे लाइक्स आए हैं। जब मेरी सहेलियां आई थी तो उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। काफी सारे लोग आपकी इस ठंडी रसोई में आकर खाना खाना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूँ भाभी कि आप यहाँ एक रेस्टोरेंट ही खोल लो। ये ठंडी रसोई तो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर रेस्टोरेंट खोलेंगे तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? अरे हम तो कौन सा पूरे दिन के लिए रेस्टोरेंट खोलेंगे, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए खोलेंगे। इससे हमारा और मुनाफा होगा। ऐसे रेस्टोरेंट आजकल बहुत चलते हैं। संगीता सबकी बात मानकर रेस्टोरेंट खोलने के लिए हाँ बोल देती है। नैना उस ठंडी रसोई की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। अब हर दिन शाम 5 बजे तक संगीता का छत पर रेस्टोरेंट ओपन होता है, जहाँ वो चूल्हे पर खाना बनाती है और कई लोग आकर कुर्सी टेबल पर बैठकर मजे से खाना खाते हैं। कुछ भी बोलो यार, खाना खाने में मजा बहुत आ रहा है। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। बिना कूलर पंखे के यहाँ कितनी ठंडक है। कोई कह ही नहीं सकता कि दोपहर के वक्त हम छत पर बैठकर खाना खा रहे हैं। अरे वो तो है ही। बाकी रेस्टोरेंट के हिसाब से यहाँ का खाना भी काफी सस्ता है और यहाँ कपल्स का वैसा माहौल नहीं है। इंसान आराम से अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकता है। लोगों के अच्छे रिव्यू सुनकर संगीता और उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है। दिन ब दिन रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा है कि मैं सच में अपने गांव आ गई हूँ। इतने सालों में तुम लोग मुझे आज किसी ढंग की जगह पर लेकर आए हो। चूल्हे की रोटी का तो मजा ही कुछ और होता है। समय गुजरता रहता है। आज संगीता जहाँ लोगों को खाना दे रही है, वहीं तारा चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही है। भाभी, आप तो चूल्हे पर काफी अच्छे से खाना बनाना सीख गई हैं। वेरी गुड। तुम गांव की लड़कियों ने क्या समझ रखा है कि हम शहर की लड़कियां ये सब काम नहीं कर सकती? वो तो कभी हमें मौका नहीं मिला, वरना मौका मिले तो हम तुम गांव की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दें। भाभी, ये तो आपने अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर ली। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कर लेनी चाहिए। अब जल्दी से बर्तन में सब्जी निकालिए, तब तक मैं लोगों को छाछ दे देती हूँ। जेठानी और देवरानी मिलकर अपनी ठंडी रसोई के रेस्टोरेंट को काफी अच्छे से संभालती हैं। बाकी समय पूरा परिवार उसी ठंडी रसोई में सुकून से खाना खाता है और अब तारा भी संगीता के साथ फार्मिंग का काम शुरू कर देती है।